नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। आज क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले खेल में कुछ अचीवमेंट है जो कि सीधे एग्ज़ाम के हिसाब से रिलेटेड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे जोधपुरी मोचुड़ी के बारे में, यानी कि जोधपुरी जूती के बारे में, जिसको मोजरी बोला जाता है। उसके बारे में बात करेंगे, उसको जीआई टैग मिला है, समझेंगे जीआई टैग के क्या फ़ायदे हैं और कैसे ये फ़ायदा करता है प्रोडक्ट को, की पूरी इकोनॉमी को। उसके बाद पश्चिम एशिया में जो ऊर्जा संकट आया था, उसमें लचीलापन, देखिए हमने बात करी थी, आज आपको टेलीग्राम पे मैंने शेयर भी किया था कि किस तरह जो आंसर है उसका लचीलापन है, और हमने जब क्लाइमेट की जब भी बात करी है, तो हमने लचीलेपन की बात करी है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक नाम याद रखेंगे आप, दिव्यांशी जैन, जो कि जयपुर की रहने वाली है, उनका स्पोर्ट्स है स्क्वैश। ये दोनों बातें याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, चाहे इनके बारे में इनकी पर्सनल अचीवमेंट पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन कहीं मैच द फॉलोइंग्स में इनके स्पोर्ट्स को पूछा जा सकता है, ठीक है? और कहीं एलिमिनेशन में आपके काम आ सकती है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूँ नहीं होती। और इनका अचीवमेंट भी बहुत बड़ा है। क्या किया है ना, डच जूनियर ओपन एक प्रतियोगिता थी 2026, इसको जीत लिया उन्होंने अपनी कैटेगरी में। कैटेगरी कौन सी थी? गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में। प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हो रही थी? देखिए नीदरलैंड का जो एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम तो जो था, वहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, और जो है इन्होंने जीत ली है, तो इनके बारे में अच्छे से याद रखें। क्या-क्या याद रखना है? दिव्यांशी जैन इनका नाम है, जयपुर की रहने वाली है। स्क्वैश जो खेल है, वो इनका स्पोर्ट्स है। टूर्नामेंट था डच जूनियर ओपन 2026, जो कि आयोजित हुआ एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड की एक सिटी है, और कैटेगरी कौन सी थी? गर्ल्स अंडर 13, और इसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड, यानी कि इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है? सबसे बड़ी बात कि इन्होंने एक भी मुकाबला हारा नहीं है, तो ये बड़ी बात है, ठीक है? आगे हल्का-सा देख लेंगे, ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अरमाया बजाज जो है, उन्होंने अंडर 13 जो बॉयज़ है वो जीता है, लेकिन ये राजस्थान के नहीं है, ठीक है? इंडिया के हैं, इसलिए हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। हरियाणा अनमोल जौहला ने अंडर 11 का जो गर्ल्स है उसमें रजत आया है। वेदांत अग्रवाल ने अंडर 15 जो बॉयज़ है उसमें कांस्य जीता है, और कुल मिला के भारत के लिए ये टूर्नामेंट जो है गौरवशाली रहा है, और दिव्यांशी की जो सफलता है, वो सबसे ऊपर है। आगे चलते हैं। कायरा भाटिया, ये नाम भी आप याद रखेंगे, ये भी जयपुर की रहने वाली है, और इन्होंने तैराकी में कमाल किया, और एक ही टूर्नामेंट में 5 गोल्ड जीते हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। हरियाणा में टूर्नामेंट हुआ था विद्या देवी जिंदल स्कूल में, स्कूल पूछे जाने की संभावना तो कम है, लेकिन इनके बारे में, कायरा भाटिया के बारे में पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया। तो इन्होंने जो स्पोर्ट्स तैराकी है उसमें एक ही टूर्नामेंट में 5 गोल्ड इन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है? स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 गोल्ड याद रखेंगे। प्रतियोगिता का नाम याद रखेंगे, आईपीएससी नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप, ठीक है? तैराकी में बड़ा अचीवमेंट है, एक टूर्नामेंट में 5 गोल्ड जीतना। आगे देखते हैं, शतरंज में एक बड़ी अचीवमेंट, इंडिया को उसका 98 जो ग्रैंड मास्टर है वो मिल गए हैं। क्या नाम है? अश्वथ एस। 3 साल की उम्र से ही जो है शतरंज खेलना इन्होंने शुरू कर दिया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रहने वाले हैं, और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने 98 वहाँ जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है, देखिए ग्रैंड मास्टर जो है बड़ा खिताब है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप चेस के मामले में बात करें, शतरंज के मामले में तो, और इन्होंने जो है ये जीत लिया। इनके फादर जो थे, वो भी खुद कोच थे, और बोला जाता है कि 3 साल की आयु से ही इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, और फिर लगातार मेहनत करते हुए 2026 में पुणे में तीसरा जो नाम है उसमें ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है। देखिए मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ हल्का-सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि सफलता आखिर है क्या? सफलता क्या है? देखिए 2 चीज़ें होती है इसमें। सबसे पहली चीज़ होती है आपका टैलेंट। टैलेंट प्लस हार्ड वर्क, या इसको आप एफर्ट्स भी बोल सकते हैं। जब टैलेंट के साथ हार्ड वर्क मिलता है तो बनता है स्किल। फिर स्किल आपने हासिल कर लिया, स्किल के बाद भी आपको हार्ड वर्क करना होता है, तब जब मिलती है आपको सक्सेस। अब टैलेंट किसी का मान लो ज़्यादा है ना? तो उसको स्किल सीखने में कम टाइम लगेगा। किसी का टैलेंट कम है तो उसको स्किल सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यहाँ पड़ता है कि आपने कोई स्किल सीखने के बाद उसके बाद कितना हार्ड वर्क किया है। इस लेवल पे आके सब बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बोला जाता है कि भाई टैलेंट बहुत मायने नहीं रखता, आपको लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति टैलेंट को बीट कर देता है, टैलेंट को बीट कर देता है, ठीक है? ये जो सिद्धांत है बहुत ही की सिद्धांत है, और आप नोट डाउन कीजिए अपनी सबसे इम्पोर्टेंट डायरी में, और इसको अपनी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनाइए।
कोई मायने नहीं रखता आपके 12th में कितने परसेंटेज है, आपके 10th में कितने परसेंटेज है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, डज़न्ट मैटर, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो सिर्फ़ एक चीज़ कि आपकी हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी और अपने आप को डिसिप्लिन रखने का जो मादा है, जो जुनून है अपने लक्ष्य के, वो मायने रखता है। उसी से सब कुछ निर्धारित होता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर बेहतर है, आपके फादर अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, आपकी मदर अच्छी एजुकेटेड है, आपने अच्छी स्कूल से अपनी पढ़ाई करी है, ये चीज़ें हेल्प करती है। कहाँ हेल्प करती है? यहाँ, टैलेंट वाले मामले में कि आपको कोई स्किल सीखने में कम टाइम लगेगा। बट अल्टीमेटली आपको सक्सेस होने के लिए दोबारा एक हार्ड वर्क की प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। ठीक है? तो इस बात को आप याद रखेंगे और डायरी वाली बात मैंने आपको बोला था पहले भी, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, प्लीज़ आप एक पर्सनल डायरी मेंटेन कीजिए। ठीक है? इस पर्सनल डायरी को रेगुलर बेसिस पे डेली शाम को लिखिए, सोने से पहले। क्या लिखना है? कुछ भी, जो आपको ठीक लगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है, लिखते जाइए। इसको बिल्कुल पर्सनल रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। देखिए, ये जो है आपको अपनी कमियों पे काम करने में, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। करके देखिए, उसके बाद बताना मुझे जब अच्छे रिजल्ट्स ये चीज़ देगी और ये 100% देगी। चलिए आगे। देखिए, जोधपुरी जो मोजरी है, जिसको जूती बोला जाता है, ठीक है, जूती को ही मोजरी बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, कहाँ का? जोधपुर की है। जोधपुरी मोजरी नाम से ही पता चल जाता है हमें। 200 साल पुरानी परंपरा है और इसको जीआई टैग मिला है। 100 करोड़ का घरेलू बाजार है। 10 करोड़ के आसपास जो है एक्सपोर्ट होता है और अब जीआई टैग मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2 साल में ये 10 करोड़ बढ़ के 20 करोड़ हो जाए। 200 साल पुरानी विरासत है। अब समझते हैं अपन की जीआई टैग ऐसा क्या है? क्या होता है जीआई टैग मिलने से? ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाता है प्रोडक्ट में? तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि वैश्विक पहचान मिल जाती है। ये प्रोडक्ट मान लीजिए अभी यूएसए को एक्सपोर्ट हो रहा था। अब जीआई टैग के बाद वहाँ के जो कस्टमर हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा। इससे जो इसकी सेल है, वो भी बढ़ जाएगी। अलग-अलग कंट्रीज़ में और एक्सप्लोरेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। नकल से सुरक्षा, कोई फर्जी उत्पाद नहीं बना सकता। अब जोधपुरी मोजरी के अलावा बाकी कोई भी मोजरी इस नाम से कि अपने आप को क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि इसको जीआई टैग मिल गया। आगे बेहतर कीमत मिलती है कारीगरों को भी और जो हस्तशिल्पी है उनको। इससे उनका जीवन स्तर भी ऊँचा होता है। साथ ही 200 साल पुरानी विरासत है। अब जीआई टैग मिला है तो ये विरासत आगे बढ़ने वाली है। इससे विरासत का भी संरक्षण होता है। ठीक है? जोधपुरी बंदेज जो है उसको पहले ही जीआई टैग मिल चुका है और उसके कारोबार में भी 25% की जो है वृद्धि हुई है। अब मैं आपको टास्क देता हूँ। हमने एक पुरानी क्लास में भी डिस्कस किया है सारे जीआई टैग। आपको वो क्लास मिलती है तो ठीक है। ठीक है? आपको सर्च नहीं करना है, एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है वो कौन सी क्लास है, बट हमने डिस्कस की है। ठीक है? किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। मैं उसका लिंक जो है डाल दूँगा कि कौन सी डेट को डिस्कस किया था। वरना आप जो लोग हैं खुद इंटरनेट की मदद से पता कीजिए कि राजस्थान के अब तक कितने, कौन से 21-22 कितने जो वस्तुएँ हैं, जो उत्पाद है उनको जीआई टैग मिला है। राइट? हमने डिस्कस किया था जब नागौरी हल्दी को मिला था, तब सारे जीआई टैग के बारे में। तो ये आपको होमवर्क है, आपको करना है और अगर किसी को मिलता है, मुझे मैसेज करें कि सर यहाँ पे इस डेट को है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आगे बात करते हैं। देखिए, मोदी जी जो है पहले इंडोनेशिया गए थे और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी शानदार उनको जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है ऊर्जा सुरक्षा के मामले में, और वो भी परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के मामले में। कैसे मिल रहा है? देखिए, परमाणु ऊर्जा का जो सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है यूरेनियम, और यूरेनियम जो है इंडिया में बहुत कम है। थोरियम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूरेनियम कम है, लेकिन यूज़ होता है परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम। अब ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई हम यूरेनियम देंगे इंडिया को। इससे क्या होगा? इससे परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से जो बिजली हम लोग बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प अपने को मिलने वाली है। 2047 तक 100 जो गीगावाट हमारा परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है, ये इस वजह से हासिल होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। मोदी जी ने बोला है कि हम मदद करते टाइम किसी का पासपोर्ट नहीं देखते, यानी कि इंडिया जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हमारा प्राचीन मूल्य है, उसको लेके चलता है और इसके बेस पे जहाँ भी दुनिया में ज़रूरत पड़ती है, इंडिया मदद करने वालों में सबसे आगे हो, चाहे वो कोविड की वैक्सीन भेजनी हो, नेपाल का भूकंप हो या अभी एक कंट्री में जहाँ भूकंप आया, वहाँ पे मदद भेजनी हो, तो हर जगह जो है वेनेजुएला या आई थिंक, है ना?
अब ऑस्ट्रेलिया में 6 बड़े सेक्टरों में जो है सहयोग का संकल्प दोहराया है। सबसे पहले रक्षा डिफेंस में दोनों देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। यूरेनियम और ऊर्जा के बारे में बात हमने कर ही ली। क्रिटिकल मिनरल्स, आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स वही है जो हम बात करते हैं हमेशा कि कोविड-19 के समय चाइना ने देने से मना कर दिया था। उन मिनरल्स को लेके भी एक अच्छा समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। साथ ही एफटीए की तरफ जो है दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा और कौशल के सेक्टर में भी काफ़ी सहयोग की बात इन्होंने करी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी स्टूडेंट इंडिया के पढ़ते हैं, काफ़ी हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, हमारा बड़ा डायस्पोरा है, डायस्पोरा बोला जाता है, भारतीय समुदाय वहाँ पे बड़ी संख्या में रहता है। आगे बोलते हैं यूरेनियम समझौता हमारे लिए क्यों अहम है? सबसे पहली बात तो 2047 तक हमें 100 जो मेगावाट है, गीगावाट गीगावाट बिजली का जो लक्ष्य रखा है हमने परमाणु ऊर्जा से, वो उसको मदद करने वाला है ये, ठीक है? ये बात हो गई। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। जब हमने परमाणु ऊर्जा से बिजली, तो हम कोयला का क्यों उपयोग करेंगे? कोयला की जो, क्योंकि कोयला से जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो उससे अपने को मदद मिलने वाली है। ऊर्जा सुरक्षा हमारी सुनिश्चित होने वाली है, क्योंकि बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है। और जलवायु नेट ज़ीरो 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हम बिल्कुल भी उत्सर्जन जो है कार्बन का नहीं करेंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में भी हमें मदद करने वाला है। आगे देखिए, नीदरलैंड की यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर को लेके एक बड़ा समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर भी सेम, जैसे बात करी थी हमने रेयर अर्थ मिनरल की, इन रेयर अर्थ मिनरल से ही सेमीकंडक्टर बनता है। और ये सेमीकंडक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, इन सब का बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है सेमीकंडक्टर की वजह से पूरा हुआ। कोविड-19 के समय हम नहीं, पूरी दुनिया लगभग चीन पे निर्भर थी। और चीन ने सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम उस टाइम क्रिएट करी। जब प्रॉब्लम क्रिएट करी, तब लोगों ने सोचा कि यार इसका विकल्प होना चाहिए। तो हमने भी प्रयास किया, बाकी देश भी अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी जी जब नीदरलैंड गए, तो उन्होंने वहाँ की दिग्गज कंपनी है एएसएमएल, उसका और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौता करवाया कि दोनों मिलके जो है सेमीकंडक्टर पे काम करेंगे। और कहाँ करेंगे? इंडिया में ही बनाएँगे। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तकनीक है, लिथोग्राफी तकनीक। इस लिथोग्राफी तकनीक में ये जो एएसएमएल जो कंपनी है नीदरलैंड की, इसको काफ़ी महारत हासिल है। और ये लिथोग्राफी तकनीक मेन तकनीक है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। आपको बात समझ आई होगी। देखिए, सेमीकंडक्टर जो है रेयर अर्थ मिनरल से बना होता है। हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल भी नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमने समझौता किया है और अलग-अलग देशों के साथ समझौता किया है। फिर बात आती है कि सेमीकंडक्टर बनाने की, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी उस तरह से उस लेवल की नहीं है। तो अभी जब मोदी जी नीदरलैंड गए थे, तो वहाँ की एक कंपनी है एएसएमएल, उस एएसएमएल के साथ समझौता किया। क्यों समझौता किया? क्योंकि एक लिथोग्राफिक तकनीक है। उस तकनीक में महारत हासिल है एएसएमएल को। तो उसने बोला कि भई आप आइए इंडिया, हम अपना टैलेंट और अपन साथ में मिलके सेमीकंडक्टर का निर्माण करें। है ना? तो ये जो लिथोग्राफी तकनीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में अकेला लिथोग्राफी तकनीक से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब सेमीकंडक्टर की ज़रूरत देखिए हर जगह है, हर काम में है। ऑटोमोबाइल्स हमारे जितने भी हमने लगातार बात करी है, जितने भी हमारे जो ये वाहन हैं, उनमें काम आता है। दूरसंचार में काम आता है। एक एग्ज़ाम्पल, आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, दिल्ली में क्या है, ऑटो रिक्शाज़ हैं नए, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज़। इन ऑटो रिक्शा को पीछे से कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से बंद कर दे रहा है। यानी कि मोबाइल ऐप में कोई ऐसा बटन, एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, बटन दबाता है, ऑटो रिक्शा बंद हो जाता है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि वो चाइनीज़ मोबाइल ऐप है, ठीक है? और ये जो है सेमीकंडक्टर वाली चिप है उस ऑटो रिक्शा में। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है ना? एआई के सेक्टर में भी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा? हमारा जो खपत से आयात जो है हमारा कम होगा। आपूर्ति संकट का खतरा देखिए, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन जो है 3 मेन कंट्री है जो कि सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं। इन पे निर्भरता, अकेले 3 देशों पे निर्भरता ठीक नहीं है। और चीन अमेरिका तनाव से आपूर्ति बाधित होती है, कोविड-19 जैसे संकट में आपूर्ति बाधित होती है, तो हमें खुद स्वावलंबी इस मामले में होना पड़ेगा। ये वक़्त की ज़रूरत है। उसको देखते हुए हमने इंडोनेशिया की नीदरलैंड की उस कंपनी एएसएमएल के साथ में समझौता किया है। हमारी देखिए रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर। और भारत के पास बड़ा बाजार है, युवा जनशक्ति है और भारत का जो भू-राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स जो महत्व है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और चाइना प्लस वन की नीति का फ़ायदा देखिए, चाइना प्लस वन की नीति क्या है, इसको समझ लेते हैं। चाइना प्लस वन की नीति। इस नीति में क्या हुआ, जब कोविड-19 में चाइना ने परेशान किया सप्लाई को लेके, यानी कि सामान को भेजने को लेके, तो अधिकतर देशों के जो प्लांट थे, जो प्रोडक्शन यूनिट थी, उत्पाद यूनिट, वो सभी चीन में थी।
सभी देशों ने बोला, अमेरिका ने, सबने सोचा कि यार चीन का विकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अकेले चीन पे निर्भर रहें और फिर ज़रूरत के टाइम हमारी सप्लाई बाधित हो जाए। तो चाइना प्लस वन का है कि एक कोई और देश, एक और लोकेशन जो है हमें अपने प्रोडक्शन के लिए स्थापित करनी होगी। तो भारत इसको अवसर के रूप में देखता है और भारत पूरी दुनिया को बोल भी रहा है कि भई आप आइए, हम बहुत ट्रस्टेड आदमी हैं, हमारी नीतियाँ वैश्विक रूप से बहुत ही सहयोगी है। हम संकट के समय आपका साथ नहीं छोड़ेंगे चीन की तरह। ऐसे करके जो है इस नीति का फ़ायदा हमें मिल रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन 1 जो है 1.0 में 76,000 करोड़ का आवंटन किया था, 50% की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही थी इंडिया के द्वारा। अब सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी जारी कर दिया है। इसमें भी उपकरण, सामग्री, बौद्धिक संपदा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, R&D इन सब पे जो है ध्यान दिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। देखिए, अब तक जो सेमीकंडक्टर को लेके जो प्लांट एस्टेब्लिश हुए हैं, उनकी लोकेशन से जुड़ा हुआ सवाल सॉरी यूपीएससी में पूछा गया, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे धोलेरा, गुजरात में टाटा पावर चिप फैब्रिकेशन, ये स्थापित हुआ है। धोलेरा गुजरात में टाटा पावर चिप फैब्रिकेशन। उसके बाद साणंद में माइक्रोकॉन एटीएमपी यूनिट, ये स्थापित हुई है। असम में टाटा का ओसेट प्रोजेक्ट तीसरा। तो नोएडा में एचसीएल फोक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम। ये जो 4 उपक्रम है ये स्थापित हुए हैं अलग-अलग देशों के, अलग-अलग अपने जो राज्य हैं ये अलग-अलग सिटीज में, है ना? यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे हम, ठीक है? चलिए, आगे बोला गया कि भाई पश्चिम एशिया में संकट आया, हमने लगातार बात करी और अभी भी संकट जारी है, ठीक है? यूएसए वर्सेस ईरान जो है अभी भी जारी है, अभी भी हमले हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ी बात होर्मुज, जिसके बारे में हमने लगातार करी, वहाँ पे ऑयल की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, ठीक है? तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस करें कि भाई इंडिया कितना प्रभावित हुआ, इंडिया ने इसको कैसे मैनेज किया, क्योंकि भारत अपने 90% कच्चे तेल के आयात पे निर्भर है, हम बाहर के देशों पे निर्भर है, और वो भी मध्य एशिया के जो ये देश है जहाँ पे ये लड़ाई चल रही है उन पे ही निर्भर ज्यादा थे, ठीक है? और जब तेल $120 पार कर गया, कच्चे तेल की कीमतें, यानी कि लगभग ये 90 से 95 के बीच में रहती है, जब $120 पार कर गया तो भारत ने कैसे संभाला? इस आर्टिकल में बोला जाता है कि भारत ने शानदार ढंग से संभाला, दुनिया को हैरान कर दिया, और ये बात ठीक भी है। आगे अब स्लाइड में समझेंगे कि क्यों ठीक है। क्योंकि इससे पहले 1973 में तेल का संकट आया था इसी तरह का, भारत की हालत खराब हो गई थी, बहुत महँगा हो गया था। जैसे मान लीजिए पेट्रोल अगर ₹100 का था तो वो ₹190 लीटर हो गया। और आप सोच के देखिए जब अगर ₹190 लीटर हो जाए तो क्या स्थिति होगी। 1991 में हमारे पास तेल के पैसे देने के लिए डॉलर नहीं बचा था हमारे सरकारी खजाने में। उस समय भी बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। लेकिन इस बार इंडिया ने ऐसा क्या किया कि बेहतर तरीके से सँभाल लिया। इसका सबसे बड़ी बात देखिए, दुनिया से कंपेयर करते हैं, बाकी देशों में क्या हुआ? भाई कच्चा तेल जो है $120 सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महँगा हुआ, और कच्चा तेल जो है ऑयल, पेट्रोल और डीज़ल का मेन कंपोनेंट है, इसी से तो बनाया जाता है। तो जब ये महँगा हो रहा है तो ये भी महँगा होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि किन देशों में कितना महँगा हुआ। म्यांमार में लगभग 90%, 90% का मतलब हो गया कि मान लो ₹100 का था तो ₹190 का हो गया। पाकिस्तान और फिलीपींस में 100 का था तो 150 का हो गया। यूएई देखिए खुद सप्लायर है, वहाँ पे डीज़ल जो है 100 का था तो 185 का हो गया। अमेरिका में 100 का था तो 145 का हो गया। यूके में 119 का हो गया। जर्मनी में 114 का हो गया। लेकिन इंडिया में 107.5, मात्र 7.5% बढ़ा है। मात्र 7.5%, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इसके पीछे रीजन्स थे, वो रीजन भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। डीजल मात्र 8%, यानी कि डीजल अगर ₹100 था, अभी नहीं, तो मान लो 90 था तो 97 के आसपास हो गया, है ना? पेट्रोल 100 था तो 108 के आसपास हो गया, जो कि लगभग 105 के आसपास था, साथ 112-13 के आसपास पेट्रोल। यानी भारत ने इसको बेहतर तरीके से संभाला। कैसे संभाला? रीजन है। पहली बात, रणनीतिक संबंध, खाड़ी देशों के साथ लंबे टाइम से बातचीत फिर भी बनाए रखी। दूसरी बात, हमारी जो आपूर्ति है उसका विविधीकरण कर दिया। विविधीकरण का मतलब होता है कि डाइवर्सिफाई कर दिया, एक देश पे निर्भर नहीं रहे। जैसे ही पता चला कि भाई मध्य एशिया में संकट है, हमने रूस से सप्लाई बढ़ा ली, हमने अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा लिया, अफ्रीका से बढ़ा लिया, लैटिन अमेरिका से बढ़ा लिया, एक स्रोत पे नहीं निर्भर रहे। बहुआयामी जो ऊर्जा साझेदारी है उसको यहाँ पे काम में लिया। लगातार लोग बोलते थे कि भाई मोदी जी इतने विदेश क्यों जाते हैं, इंडिया का पैसा खर्चा होता है। देखिए यहाँ फायदा मिलता है, इस तरह के संकट में फायदा मिलता है। आगे इथेनॉल का जो सम्मिश्रण है E20,
यानी कि पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल मिला रहे हैं। इससे भी जो डिमांड है कच्चे तेल की वो कम हुई। नवीकरणीय ऊर्जा का अच्छा यूज़ किया, रणनीतिक जो भंडार है हमारे वो मजबूत हुए, रिफाइनिंग जो क्षमता है वो मजबूत, जैसे बाड़मेर में अब रिफाइनरी शुरू हुई है। ठीक है? तो कंप्लीट जो दृष्टिकोण था, जैसे विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, हमारी नेवी, एनएससीएस सचिवालय, सबने मिलके प्रतिक्रिया दी, मिलके काम किया। डिसीजंस मेकिंग फास्ट हुई, टाइम पे डिसीजंस लिए, अपने जो इम्पोर्ट था उसको डाइवर्सिफाई किया, विविधीकरण किया। ये सारी तमाम चीजें थी जिनकी वजह से हमने इस संकट को अच्छे से झेल पाए। ठीक है? आगे एक न्यूज़ है हॉकी वाली सरपंच। देखिए नीरू यादव, इनके बारे में पहले भी 2-3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई हॉकी वाली सरपंच के नाम से कौन फेमस है? नीरू यादव। अब इनको एक नई ज़िम्मेदारी मिली है और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ब्रिक्स की विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है 2026 की कोच्चि में। वहाँ पे होने वाली है कोच्चि में। कौन सी? ब्रिक्स विमेन मिनिस्टीरियल मीटिंग 2026। उसके लिए इनको नॉमिनेट किया है। ग्रास रूट लीडर के रूप में। ग्रास रूट होता है हमारी जो पंचायतों से जो लीडर गए, ग्रास रूट लीडर के रूप में। अब ये बताएँगे राजस्थान के ग्रामीण विकास का मॉडल, महिला नेतृत्व, सामाजिक जो नवाचार इन्होंने किए, सारे जो एक्सपीरियंस है अपने यहाँ पे शेयर करें। साथ ही हमें ये बताती है नीरू यादव की कहानी कि आपका महिला होना, आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि में होना, ये कुछ मायने नहीं रखता। ज़िंदगी में अगर कुछ करना होता है ना, तो दुनिया सलाम करती है, आपको रोकती नहीं है। ठीक है? तो अपने आप को बहुत मजबूत रखना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है। ये भी दिखाती है इनकी कहानी और एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आप इसको इस तरह से देखेंगे। आज हमने स्पेस में दिव्यांशी जैन के बारे में बात करी, शतरंज में अश्वथ एस के बारे में, उनके जो 98th जो ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के उसके बारे में, जीआई टैग मिला है जोधपुरी मोजरी को, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में बात करी, सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी, ऊर्जा लचीलेपन के बारे में बात करी, नीरू यादव जी के बारे में बात करी। ये थी हमारी आज की उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन अच्छी रही हो और अच्छी रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है स्पेशली किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है रिवीजन। क्लास तो लेनी ही लेनी है, साथ में आपको रिवीजन करना है। इसकी जो पीपीटी है, पीडीएफ है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, तो उसको आप रेफर करें। राइट? अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।